हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज पारसोल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। हम लोग यहाँ पर कक्षा 8 की कृषि विज्ञान की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इसमें पहला पाठ के अंतर्गत, पहली यूनिट के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि ऊसर भूमि कैसे बनती है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, उसका कारण क्या है, प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, अप्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, मृदा गठन की परिभाषा देखा। अब हम लोग यहाँ पर ऊसर भूमि के प्रकार देखेंगे। ऊसर भूमि के प्रकार जो है, इसको देखने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, शुरुआत करते हैं ऊसर भूमि के प्रकार। देखिए, जो ऊसर भूमि है उसके रंग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। दरअसल ऊसर भूमि जो होती है उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है, कुछ कलर आ जाता है उसमें। जैसे सफ़ेद कलर कहीं पर दिखाई पड़ता है, काला कलर कहीं पर, भूरा रंग कहीं पर दिखाई पड़ता है। इसीलिए ऊसर भूमि को 3 भागों में बांटा जाता है। सफ़ेद ऊसर या लवणीय मृदा, काली ऊसर या क्षारीय मृदा, भूरी ऊसर या क्षारीय मृदा, ठीक इसे भी कहते हैं। आइए एक एक की हम लोग व्याख्या कहते हैं। देखिए, सफ़ेद ऊसर जिसे कहते हैं या लवणीय मृदा, आइए देखते हैं क्या है। इस प्रकार की भूमि को रेह है, क्या कहा जाता है? रेह कहा जाता है। रेहटा, रेहटा भी कहा जाता है। नमकीन मिट्टी या अंग्रेजी में से सैलाइन सॉइल कहते हैं। तो सैलाइन सॉइल आप ज़रूर जानते रहेंगे, इंग्लिश में क्योंकि एक ही होता है और हर एग्ज़ाम में इंग्लिश वर्जन अगर आता है तो उसको आप देखकर समझ जाएंगे क्या है। रेह पूछ रहा है तो आपको सफ़ेद ऊसर के बारे में बात की जा रही है। भूमि की सतह पर उभरे सफ़ेद फूले हुए लवण दिखाई पड़ते हैं जो टुकड़ों में मिलते हैं। भूमि की सतह पर मृदा में जल सोखने की क्षमता होती है। सफ़ेद ऊसर में क्या होती है? जल सोखने की क्षमता होती है। मृदा सतह पर चलने पर अच्छा लगता है। इसमें जो है, अगर उसकी सतह पर चलिए तो अच्छा लगता है। इस प्रकार की मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के क्लोराइड की अधिकता होती है। कैल्शियम, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। मैग्नीशियम की भी मात्रा पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की, तथा सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि काली ऊसर या क्षारीय मृदा किसे कहते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसके नाम उनके बारे में जानेंगे। इस प्रकार के ऊसर को स्थानीय भाषा में ऊसर, बंजर, कल्लर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्कली सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली सॉइल कहते हैं। तो आप सफ़ेद ऊसर के बारे में जान रहे हैं, सैलाइन कहते हैं, और काली ऊसर को क्या कहते हैं? एल्कली सॉइल। तो इसको आप अंग्रेजी में ज़रूर जानते रहिएगा। एल्कली सॉइल क्या है? सफ़ेद ऊसर, काली ऊसर है। भूमि का काला रंग कार्बनिक पदार्थ के क्षार में घुल जाने के कारण होता है। बरसात में भूमि पर काई भी उगी होती है जिसके कारण रंग और गहरा हो जाता है। इस भूमि के नीचे 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य ककरीली परत पाई जाती है। कितने सेंटीमीटर? 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। भूमि की सतह पर ऊसर घास, ऊसर घास कौन कौन सी है? काली ऊसर में पाई जाएगी स्पोरोबोलस घास। कौन सी घास है? स्पोरोबोलस। ढाक भी पाया जाता है, ढाक, आड़ूस तथा मदार के पौधे पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा भाई कि स्पोरोबोलस क्या है, तो आप बताएंगे कि ये घास है। ये क्या है? घास है। कैसी, किस भूमि पर उगाई जाती है? ऊसर भूमि पर। ऊसर भूमि में कौन सी ऊसर भूमि? काली ऊसर भूमि। ढाक भी वहीं पर पाया जाता है, आढ़स भी पाया जाता है, मदार भी पाया जाता है। चलने पर खुरखुरापन महसूस होता है, इसमें आसानी नहीं रहती, चलने पर अच्छा नहीं लगता। क्षारीय भूमि में, इस भूमि में क्या पाया जाता है? किस चीज तत्व की अधिकता होती है? सोडियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, इनकी अधिकता होती है। और ये पानी नहीं सोख सकती, इसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो आप काली ऊसर भूमि में किस तत्व की अधिकता रहती है? सोडियम आप देखेंगे, मैग्नीशियम आप देखेंगे, कैल्शियम आप देखेंगे, और कैल्शियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। और जल की सोखने की क्षमता इसमें क्या होती है? कम होती है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गई काली ऊसर भूमि। अब भूरी या लवड़ी या क्षारीय ऊसर भूमि, आइए देखते हैं क्या है। इस मिट्टी को देखिए क्या कहा जाता है, इस मिट्टी को ऊसर रेह या अंग्रेजी में सैलाइन एल्कली सॉइल कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? दोनों प्रकार के। सैलाइन एल्कली ऊसर इसे कहा जाता है, सैलाइन एल्कली। इसमें लवणी और क्षारीय मृदाओं के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। यह मृदा भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? भूरे रंग की, आप याद रखिएगा, एल्कली, सैलाइन एल्कली सॉइल। एक ओर इस भूमि में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है और दूसरी ओर इसमें सोडियम की भी अधिकता होती है। भूमि की ऊपरी सतह पर लवण पाए जाते हैं, निचली सतह पर क्षारीय भूमि की भांति कड़ी होती है जिसमें कंकड़ की परत पाई जाती है। अब आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश ऊसर क्षेत्रीय लवणीय क्षारीय श्रेणी की है। इसी श्रेणी की है, भूरी और लवणीय क्षारीय। इस भूमि में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एक साथ पाए जाते हैं। कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम क्लोराइड के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, पाए जाते हैं। इस भूमि में भी मदार, स्पोरोबोलस और नूनखेड़ी घास पाई जाती है। कौन कौन सी घास पाई जाती है? मदार, स्पोरोबोलस और नूनखेड़ी घास। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊसर भूमि का सुधार, आइए देखते हैं ये ऊसर भूमि को सुधारा कैसे जाता है। तो थोड़ा सही कर देते हैं, ऊसर भूमि को सुधारा कैसे जाता है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा भूभाग ऊसर भूमि से प्रभावित है। हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का नहरी सिंचाई, जल निकास का अभाव एवं भूमि को परती छोड़ने से ऊसर क्षेत्र लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसका सुधार बहुत आवश्यक हो गया। ऊसर भूमि की सुधार प्रक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। ऊसर भूमि की सुधार प्रक्रिया क्या है? ऊसर भूमि के सुधार से पूर्व चाहे वो जिस प्रकार की भूमि हो, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना आवश्यक होता है। उसके बिना ऊसर सुधार संभव नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन सा कार्य करना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो क्या कर देनी चाहिए? मेड़बंदी कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? मेड़बंदी। मेड़बंदी करते समय छोटे छोटे प्लाट बनाना चाहिए और ऊंची जो है मेड़ बनानी चाहिए, जिससे वर्षा का पानी क्या हो पाए? बहने न पाए। समतलीकरण कर देना चाहिए, ऊंची नीची भूमि नहीं हो, उसको समतल कर देना चाहिए। पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किसकी व्यवस्था? पानी की व्यवस्था, जैसे समय समय पर उसकी सिंचाई की जाती रहे। जैसे 4 हेक्टेयर पर एक बोरिंग पंपिंग सेट अवश्य लगाया जाना चाहिए। कितने? 4 हेक्टेयर पर एक बोरिंग पंपिंग सेट, ठीक है, जो पानी आसानी से जिससे उसको मिलता रहे। आइए देखते हैं और क्या है। जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जल क्या हो जाए? आसानी से निकल जाए, जिससे जो है कोई दिक्कत ना हो। चौड़ी चौड़ी इसके लिए नालियाँ बनानी चाहिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। जुताई भी करते रहना चाहिए। ऊसर भूमि में 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी ऊंचाई जुताई करते रहनी चाहिए। तो ये सब विधियां हैं जिनको हर प्रकार की ऊसर भूमि के सुधार के लिए अपनाई जाती है। अब आइए देखते हैं जुताई करने के साथ साथ और क्या किया जाता है। इसको पढ़ लेते हैं पूरा। ऊसर भूमि को 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत तैयार करते हैं। इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के बाद ऊसर सुधार कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊसर सुधार कार्य। इसके जिसमें ऊपर ऊसर के प्रकार के अनुसार भौतिक, रासायनिक और जैविक सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है? भौतिक, रासायनिक और जैविक सुधार। आइए देखते हैं भौतिक सुधार क्या है। वही मेड़बंदी वगैरह भौतिक सुधार है। आइए देखते हैं। देखिए, भूमि की ऊपरी परत को खुरच कर बाहर करना। क्या क्या कर दिया जाता है? कभी कभी भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसको खुरच दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? ऊसर समाप्त हो जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ऊसर की ऊपरी परत को 3 से 4 सेंटीमीटर खुरचा जाता है। कितना? 3 से 4 सेंटीमीटर खुरचा जाता है। नाले, नदी या बड़े तालाब में इसे फेंक देते हैं। इससे ऊपरी सतह के लवण निकल जाते हैं और भूमि कृषि हेतु उपयुक्त हो जाती है। भूमि में कभी कभी पानी भर करके भी क्या किया जाता है? इसको ऊसर भूमि को क्या किया जाता है? सुधार दिया जाता है। और उसमें जैसे घुलनशील, क्लोराइड, सल्फेट पाए जाते हैं। ये कई बार पानी भरकर उसे खेत में नाली में बहा देते हैं, जिससे वो नीचे तक चले जाते हैं।
जल निकास का समुचित प्रबंध किया जाता है। जल निकास अगर निकलने की व्यवस्था हो जाए तो ऊसर भूमि क्या होती है, सुधार लाया जा सकता है। जैसे आइए देखते हैं, जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक फील्ड ड्रेन, लिंक ड्रेन और मेन ड्रेन, खेत नाली, संपर्क नाली और मुख्य जल निकास नाला। तो इसको फील्ड ड्रेन को क्या कहते हैं, खेत नाली, लिंक ड्रेन को क्या कहते हैं, संपर्क नाली, और मेन ड्रेन को मुख्य जल निकास नाला कहा जाता है। साफ कर दिया जाए तो वर्षा के पानी के साथ मुख्य भूमि के घुलनशील लवण घुलकर बाहर चले जाते हैं और भूमि क्या हो जाती है, कृषि योग्य हो जाती है। और निछालन या रिसाव के द्वारा भी क्या किया जाता है, या इसी को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। आइए देखते हैं, लीचिंग बहुत पूछा जाता है। इस विधि में खेतों की अच्छी तरह गहरी जुताई करके पानी भरते हैं। लीचिंग विधि में क्या करते हैं, खेतों को अच्छी तरह से जोत देते हैं, जितने जो खेत होते हैं, और उसमें पानी भर देते हैं। 1 सप्ताह तक पानी भरा रहने देते हैं। इससे भूमि में उपस्थित घुलनशील नमक घुलकर भूमि के नीचे चले जाते हैं और भूमि कृषि योग्य जो नमक होता है, सोडियम की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, नीचे चली जाती है। भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना, भूमि के नीचे जो कड़ी परत पाई जाती है उसको क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। 60 से सेंटीमीटर के मध्य कंकड़ की जो परत पाई जाती है, इसी को गड्ढा बना करके या जुताई गहराई करके इसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इससे भूमि क्या हो, जो नमक होता है वो क्या होता है, रिस करके नीचे चला जाता है। अगला, ऊसर वाले खेतों में बालू की अच्छी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऊसर वाले खेत में बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग ला के कर दीजिए। यदि ऊसर भूमि में बालू या अच्छी मिट्टी की एक परत डाल दी जाए तो भूमि कुछ हद तक क्या हो जाती है, कृषि योग्य हो जाती है। ये तो हो गई कौन सी विधियाँ, भौतिक विधियाँ हो गई। कौन कौन सी हैं, भूमि की ऊपरी परत को खुरच कर बाहर करना, भूमि में पानी भरकर बहाना, जल निकास का समुचित प्रबंध करना। ठीक, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब ये तो भौतिक विधियाँ रहीं, अब हम लोग इसकी रासायनिक विधियों को देखेंगे। आइए देखते हैं रासायनिक विधियों से ऊसर भूमि का कैसे सुधार किया जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ पता चल जाएगा हम लोगों को इसमें। ऐसी भूमि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है, जो पानी में घुलनशील नहीं होते, पानी के साथ बहकर या लीचिंग रिसाव से नीचे नहीं जा पाते, उस भूमि को सुधारने के लिए रासायनिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। रासायनिक विधियों के प्रयोग से पहले मिट्टी को जांच कराकर उसमें मौजूद कार्बोनेट की मात्रा के अनुसार ही विभिन्न रसायनों जिप्सम, पायराइट या गंधक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस पैराग्राफ में यही बताने का प्रयास किया गया है कि जब भौतिक विधि से भूमि का सुधार नहीं हो पाता है तो हम उस समय कुछ रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं, कुछ तत्वों को डालते हैं जिसमें जिप्सम है, पायराइट है, गंधक है। इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ऊसर भूमि का सुधार कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जिप्सम का प्रयोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो किसका प्रयोग देखने जा रहे हैं, जिप्सम का प्रयोग हम लोग देखने चल रहे हैं। यहाँ पर जिप्सम के प्रयोग के द्वारा क्या किया जाएगा, ऊसर भूमि का सुधार कैसे किया जाता है, यही हम लोग देखने चल रहे हैं। ये एक खनिज मिश्रण है। जिप्सम क्या है, एक खनिज मिश्रण है जो राजस्थान में खुदाई करके निकाला जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए भाई जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान में से पाया जाता है। इसकी आवश्यक मात्रा खेत में मिलाने से पूर्व पूरे क्षेत्र विकास कार्य जैसे मेड़बंदी, समतलीकरण, जो भौतिक विधि है इसको क्या कर लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता है। समतलीकरण, जल निकास नाली, बोरिंग और जुताई पूर्ण कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 हेक्टेयर भूमि के सुधार के लिए 10 से 12 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो भाई बहुत ज़्यादा लगता है, 10 से 12 टन जिप्सम यदि मिल जाए तो 1 हेक्टेयर भूमि का सुधार किया जाता है। जिप्सम की मात्रा को बोरी के अनुसार खेत में ढेर लगाकर फिर समान रूप से बिखेर देते हैं। जिप्सम खेत में बिखेरने के बाद हल्की जुताई करके पानी भरते हैं। यह कार्य मई के अंत और जून के प्रारंभ में किया जाता है। खेत में 5 से 10 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। तो इस तरह से जिप्सम का प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग, भूमि का सुधार करते हैं, ऊसर भूमि का। अब इसको इस सूत्र के माध्यम से देख लीजिए। तो इसमें जिप्सम और उसमें साथ क्या मिला दिया, पानी, तो क्या हो गया, गंधक का अम्ल बनेगा और कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका सूत्र है CaSO4 प्लस H2O एरो H2SO4 प्लस CaO। इसी को देखिए, सोडियम युक्त क्ले गंधक दूसरा विधि क्या है, प्लस गंधक का अम्ल प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर क्या बनेगा, ये कैल्शियम युक्त क्ले, सोडियम सल्फेट पानी, 2Na प्लस क्ले प्लस H2SO4 प्लस CaO प्लस Ca क्ले प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ये सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर इसकी ज़रूरत
पड़ती रहती है। तो इस प्रकार अघुलनशील सोडियम घुलनशील सोडियम सल्फेट में क्या होता है, बदल जाता है और पानी के साथ भूम नीचे चला जाता है। ठीक, कृषि योग्य हो जाती है भूम। अब गंधक मिलाते हैं तो कैसे सुधरता है। ऊसर सुधार के लिए गंधक या गंधक के अम्ल का प्रयोग सीधे किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है। तो गंधक का अम्ल क्या कर दिया जाता है, H2SO4 सीधे मिला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। जैविक विधिया के अंतर्गत, ये तो रासायनिक विधियाँ थी, अब जैविक विधिया के अंतर्गत क्या करेंगे, कई जैविक विधियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे सीरे का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, सीरे का प्रयोग किया जाता है, किसका, सीरे का प्रयोग। ठीक है, आगे आइए देखते हैं और क्या किया जाता है। चीनी मिल से निकलने वाले परिस्मट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती इस समय बहुत प्रचलित हो रही है। आइए देखते हैं क्या है ढैंचा। ऊसर भूमि, यदि ऊसर भूमि में हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती गर्मियों में की जाए तो इससे ऊसर सुधार में बड़ी मदद मिलती है। ढैंचा जहाँ मिट्टी की जीवाश्म की मात्रा बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है ढैंचा, मिट्टी के जीवाश्म की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा, जीवाश्म पाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, इससे ऊसर सुधार हो जाता है। जीवाश्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, ऊसर सहनशील फसलों पर प्रजातियों की खेती, जो ऊसर को सह सकें ऐसी जो है कुछ फसलों की खेती की जाती है। कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जैसे खरीफ में गेहूँ, रबी जैसे धान क्या है, खरीफ की फसल है, इसका किया जाता है। रबी की फसल ढैंचा जिसे जायद की फसल, अगर इन सबको बोया जाए तो क्या हो जाता है, सुधर जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ऊसर भूमि देखा, ऊसर भूमि को पूरी अच्छी तरह से देख लिए। हमने देखा ऊसर भूमि क्या है, ऊसर भूमि बनने के कारण क्या हैं, ऊसर भूमि के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ऊसर भूमि का सुधार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऊसर भूमि के बारे में बृहद रूप से हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अम्लीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अम्लीय मिट्टी। तो ठीक है, ये अम्लीय मिट्टी है, इसको देखते हैं हम लोग। इस प्रकार की मिट्टी प्राय अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हम कहाँ बताएंगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में अधसड़े जीवांश अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, जीवांश जो होते हैं वो पूरी तरह से सड़े नहीं होते हैं, अधसड़े इस प्रकार के होते हैं। अम्लीय मिट्टी देखने में काली और अजीब दुर्गंध युक्त होती है। कैसी होती है मिट्टी, काली होती है और कैसी होती है, दुर्गंध युक्त होती है। अम्लीयता के कारण उत्पादन कम या बिल्कुल नहीं होता है। अम्लीय मिट्टी के घोल में हाइड्रोक्सिल आयनों OH आयन की तुलना में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। मृदा का pH सदैव 7 से कम होता है। क्या होता है, pH मान इसका 7 से कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं 0 से 7 तक क्या होता है, अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, तो 7 से कम ही पाया जाता है। हमारे देश में अम्लीय मृदा असम, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार के तराई क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भी ये पाई जाती है। उदासीन मृदा में हाइड्रोजन एवं हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता में पूर्ण समानता होती है। ये स्थिति शुद्ध जल में भी पाई जाती है। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं अम्लीय मृदा बनती क्यों है, इसके बनने के कारण क्या है। अम्लीय मृदा के बनने के कारण आइए देखते हैं। अम्लीय मृदा के बनने के कारण क्षारीय तत्वों का क्या हो जाता है, निक्षालन हो जाता है। जो क्षारीय तत्व होते हैं उनका क्या हो जाता है, वो नीचे चले जाते हैं। अधिक वर्षा के स्थानों में मिट्टी के कणों में क्षारक तत्व अलग होकर घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग होकर घुल जाते हैं, जो निक्षालन क्रिया द्वारा भूमि की गहरी तहों में चले जाते हैं। इस प्रकार कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम क्षारक तत्व क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, फसलों द्वारा क्षारकों का प्रयोग। तो कुछ फसलों में क्या किया जाता है, बहुत सारे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। पौधे स्वभावतः अम्लों की तुलना में क्षारक तत्वों का अधिक उपभोग करते हैं, अतः खेतों में निरंतर फसलें लेने के कारण मिट्टी में इन तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। मिट्टी का अम्लीय चट्टानों से बना होना, बहुत सारी मिट्टी होती है जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती है, जिसके कारण अम्लीय मिट्टी
मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसको देख लेते हैं हम लोग। कुछ मिट्टी ऐसी चट्टानों की बनी होती है जिनमें क्षारक खनिज अथवा क्षारक तत्वों की अपेक्षा क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा पाई जाती है। किसकी? क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा। तो अम्लीय मिट्टी में कौन सी मात्रा दी? क्वार्ट्ज और सिलिका। जो अम्लीय चट्टानें कहलाती हैं, ऐसी मिट्टी स्वभाव से ही अम्लीय होती हैं। आगे आइए देखते हैं रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव। तो ये उर्वरक जिनके ऋणात्मक आयनों की अपेक्षा पौधे धनात्मक आयनों का अधिक उपयोग करते हैं, उन्हें सामान्यतः अम्लीय उर्वरक कहते हैं। इन उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अमोनियम सल्फेट इसी प्रकार की उर्वरक है। कैसी है? अमोनियम सल्फेट इसी प्रकार की एक रासायनिक उर्वरक है जिसका प्रयोग करने से क्या हो जाती है? मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अमोनिया तो मिट्टी कणों द्वारा ले ली जाती है, लेकिन सल्फेट घोल में बचे रहते हैं जो मिट्टी कणों द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, जिसके प्रभाव में मिट्टी क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका सूत्र भी दिया हुआ है। ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कैसे H2SO4 बन जा रहा है। ठीक है, मृतिका प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस मृतिका इक्वल टू H2SO4। NH4 अमोनिया ऊपर नीचे दिखाई दे रही। ठीक है, आइए कृषि क्रियाएं हम लोग देखते हैं। बिना जुती बंजर भूमि प्रायः घास पात के आवरण से ढकी होती है, जिससे निछालन तथा रिसने की क्रियाएं कम होती हैं। किंतु जब भूमि पर कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी से क्षारकों के बहकर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है। फलस्वरूप धीरे धीरे मिट्टी में क्षार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उनके स्थान पर मिट्टी कणों पर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपका जो है कृषि क्रियाएं हैं। कृषि क्रियाएं करने से भी अम्लीय मिट्टी बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अम्लीय मिट्टी में सुधार। लेकिन अम्लीय मिट्टी में सुधार से पहले हम देखते हैं कि अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में क्या अंतर होता है। दोनों की तुलना हम लोग करेंगे। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को बढ़िया से दिखाई पड़े। ये कॉलम क्षारीय मिट्टी का है और ये क्षारीय मिट्टी का, ये अम्लीय मिट्टी का है। ये अम्लीय मिट्टी, ये क्षारीय मिट्टी। आइए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। अम्लीय मिट्टी की उत्पत्ति कहाँ होती है? अधिक वर्षा वाले स्थानों पे होती है। कहाँ होती है? अधिक वर्षा वाले स्थानों पे अम्लीय मिट्टी की उत्पत्ति होती है। क्षारीय मिट्टी की उत्पत्ति कहाँ होती है? कम वर्षा वालों। समझ में तो आ रहा है ना? अच्छी तरह से समझते रहना, सुनते रहो, आप लोग समझते कम हैं। ठीक है, तो क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों में बनती है। मिट्टी में अधसड़े जीवांश की अधिकता होती है। जो अम्लीय मिट्टी होती है इसमें अधसड़े जीवांश की क्या होती है? अधिकता होती है, जिससे एक गंध आती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाए तो क्या बना लेगा? कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। ये कम वर्षा वाला क्षारीय मिट्टी लवणशील घुलन होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं इसमें। ठीक है, जब मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। किसकी? हाइड्रोजन आयनों की। और जब मिट्टी में जो है OH आयनों की मात्रा बढ़ जाती है क्या हो जाती है? मिट्टी क्षारीय हो जाती है। चूने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मिट्टी के कणों से हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाते हैं। चूने के प्रयोग से क्षारीय मिट्टी से सोडियम आयन बाहर आ जाते हैं। ठीक, अम्लीय मिट्टी में pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। इसमें क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो ये कुछ अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की तुलना है जिसे हम लोगों ने देखा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अम्लीय मिट्टी में सुधार कैसे किया जाता है। अम्लीय मिट्टी में सुधार कैसे किया जाता है, ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, एक चीज़ जो हम देखेंगे, चूने का प्रयोग। क्या किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए। इस कार्य के लिए किसी भी ऐसे क्षारक लवण का प्रयोग किया जा सकता है जिससे मिट्टी के कणों में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो। सामान्यतः इस कार्य के लिए कैल्शियम चूना और मैग्नीशियम का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग सर्वोत्तम है। इसके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा में सुधरती है। चूने में कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना तथा जलयूनित चूना का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि यदि अम्लीय मिट्टी को सुधारना है तो उसमें चूने का प्रयोग कर दीजिए। इसमें किस प्रकार का चूना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा हुआ चूना
तथा जल योजित चूना का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो चूने का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अम्लीय मिट्टी का सुधार करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, जल निकास की उचित व्यवस्था यदि कर दिया जाए तब भी क्या हो जाती है, मिट्टी सुधर जाती है। अम्लीय रोधक फसलों को उगाकर, जैसा कि अभी हमने देखा क्षारीय मिट्टी में किस प्रकार की फसलों को उगा करके, जो अम्लीय की सहनशक्ति होती है, जो है अम्लों को सहन शक्ति होती है जिनकी, ऐसी फसलों को जो है उगा करके जो है अम्लीय मिट्टी को सुधारा जा सकता है। देखते हैं, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अधिकांश कृषि फसलों के लिए अम्लीय मिट्टी अनुकूल नहीं होती, फिर भी कुछ फसलों के लिए क्या होती है, ये अनुकूल होती है। जैसे प्याज इसमें बोया जाए, पालक बोया जाए, कद्दू बोया जाए, जौ, सेम, गाजर, आलू, टमाटर, बाजरा, ज्वार, लौकी और तरबूज, ऐसी फसलों को यदि अम्लीय मिट्टी में बोया जाता है तो क्या हो जाती है, एक तो इसमें उत्पादन होता है और दूसरे मिट्टी का सुधार भी होता है। क्षारक तत्वों का प्रयोग करके भी इसे सुधारा जा सकता है। किसका, क्षारक तत्वों का। देखते हैं इसमें किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके, किसकी, कैल्शियम नाइट्रेट जैसे क्षारक उर्वरकों का प्रयोग करके क्या किया जाता है, अम्लीय मिट्टी का सुधार किया जाता है। पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग करके भी क्या किया जाता है, अम्लीय मिट्टी का सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ भाई जो है आपके प्रश्न रहे, ये तो आपके जो है अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी हम लोगों ने देखा, अम्लीय मिट्टी बनती कैसे है, उसका सुधार कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों को हम लोग कल देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए भाई, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, मोटी बालू का आकार होता है, तो बताएंगे भाई आप लोग कितना आकार होता है मोटी बालू का, आप लोग बताएंगे मोटी बालू का आकार कितना होता है। तो 2.0 से 0.2 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, ये ग वाला सही है। मोटी बालू का आकार 2.0 से 0.2 मिलीमीटर। आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है पहले और दूसरे वीडियो में। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं, अब समझ में आ गया होगा। अगला है, बलुई मिट्टी में बालू सिल्ट एवं मृतिका का प्रतिशत कितनी मात्रा में होता है। तो भाई इसका जो होगा उत्तर वो होगा 80 से 100%, 0 से 20 या 0 से 20%। ये बी खा वाला इसका उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है, तो आप लोग बताइए भाई ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग से क्या होती है, ऊसर भूमि बनती है। अब अगला प्रश्न है, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है, तो किसका प्रयोग करके ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है, बताओ भाई किसका प्रयोग, चूना का, सही है, नहीं ये नहीं सही है। जिप्सम का प्रयोग, हाँ ये सही है। क्या है ये, सही है, जिप्सम का प्रयोग करके ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है, ये सही है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आ गया। अब इसमें हमको भरना है, क्या करना है, फिलअप करना है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। मृतिका का आकार होता है, मृतिका जो मिट्टी के कण होती है, मृतिका, उसका आकार क्या होता है, तो उसका आकार होता है 0.002 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 0.002 मिलीमीटर। आप यहाँ लिख भी दीजिएगा 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा कितनी होती है, 30 से 50% होती है। कितना होती है, 30 से 50%। यहाँ लिख भी दीजिएगा 30 से 50% होती है। कितना होती है, 30 से 50% होती है। ठीक, अगला है, मेड़बंदी करना ऊसर भूमि की कौन सी विधि है भाई, बताओ आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसको। कौन सी विधि है, भौतिक विधि है। कौन सी विधि है, भौतिक विधि है, इसमें भर दीजिएगा।
पाइराइट का प्रयोग किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने में किया जाता है, बताओ। पाइराइट का प्रयोग किस प्रकार की मिट्टी, तो भाई क्षारीय मिट्टी के सुधार में किया जाता है। किस मिट्टी के सुधार में, क्षारीय मिट्टी के सुधार में किया जाता है। अम्लीय भूमि सुधार में किसका प्रयोग किया जाता है, बता सकते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। अभी हम लोगों ने देखा चूना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, चूना का प्रयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों में सही पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न, पहला है इसमें, मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृतिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। बताओ भाई क्या है, सही है गलत है, ये सही है। अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। सही है गलत है, ये गलत है। रंध्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। भारत में ऊसर भूमि की मात्रा 170 लाख हेक्टेयर है। तो भाई 107 लाख हेक्टेयर नहीं है, आप हमको बताइएगा। ये एक प्रश्न क्या है, गलत है ये वाला। अगला है, नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से ऊसर भूमि नहीं होती। ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। ठीक है। अब अगला है, हम लोग देखेंगे कि अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है, 7 से। ये क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को आप लोग करके हमें बताएंगे, हालांकि थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं हम। इसमें है प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में स्तंभ आ का स्तंभ बा में क्या करिए, सुमेल करिए। इसको हमें क्या करना है, मिलाना है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से। तो आइए देखते हैं हम लोग। बालू, सिल्ट एवं मृतिका कणों का आपसी संबंध क्या कहलाता है भाई, परिभाषा है यही। तो आप लोग बताइए भाई क्या कहलाता है। यहाँ नीचे दिया होगा, ये मृदा गठन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला लिख दीजिए या का लिख दीजिए इसके सामने। ठीक है, मृदा गठन। अगला क्या है, अधिक बालू की मात्रा। यदि मिट्टी में अधिक बालू की मात्रा है तो क्या होगा, वो बलुई मिट्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बलुई मिट्टी। इसके आगे खा लिख दीजिए, बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी। अगला क्या है, लवण। तो लवण किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं, रेह या लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। इसके आगे लिख दीजिए गा। ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है भाई, सफ़ेद ऊसर। ठीक है, सफ़ेद ऊसर। तो कहाँ है भाई, जैविक विधि। आइए देखते हैं नीचे, भौतिक विधि, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा इसका भी हुआ, सफ़ेद ऊसर। ठीक है, निछालन। कार्बनिक खादों का प्रयोग किसमें किया जाता है, निछालन क्या है, इसके आगे जैविक लिख देंगे हम, सॉरी भौतिक विधि लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, भौतिक विधि। हम लोग देख लेंगे इसको। भौतिक विधि हमको लगता है लवण, सफ़ेद ऊसर, ये का एक ही है। कार्बनिक खादों का प्रयोग जैविक विधि के अंतर्गत आएगा, ये यहाँ पर होगा। कार्बनिक खादों वाला जैविक विधि के अंतर्गत लिख देंगे। तो ये चीज़ हमने मिला दिया। अब हम इसके आगे का प्रश्न कल देखेंगे, क्योंकि अब इसका लिखने वाला आ गया है। मृदा गठन की परिभाषा लिखी है, ये सब सारे प्रश्नों पर कल देखेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब स्वयं भी करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और लाइक करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है। धन्यवाद।